हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आपके रिवीजन सीरीज में बात करते हैं डे 5 में लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बेटा आपके एग्जाम्स कैसे चल रहे होंगे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा जो टारगेट है हम उसको अचीव करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। फिजिक्स बाकी है हमारी, हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली, हमने बायो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम फुल रिवीजन टेस्ट करेंगे, फुल सिलेबस का एक बार रिवीजन करेंगे वन शॉट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन क्या होता है, इसका रीजन आपको बताना है और रे डायग्राम बताना है। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। देखिए हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन है बच्चों, हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो जब लाइट बच्चों अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट जो है ना बच्चा जब प्रिज्म में एंटर करती है तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट एंगल्स के थ्रू बैंड करती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एज यू कैन सी है, ये यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर करके गई और डिफरेंट एंगल्स के थ्रू ये बैंड कर रही है। यहाँ पे अलग एंगल है, यहाँ पे डिफरेंट एंगल है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे और क्लियरली आप देख पा रहे होंगे ठीक है ना। तो ड्यू टू डिफरेंट एंगल डिफरेंट कलर्स में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब हर कलर की रे पास होती है प्रिज्म से तो एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, विबग्योर। दिस विबग्योर इज पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो सन से रेज आती हैं उसका जो स्पेक्ट्रम है उसका एक पार्ट है विबग्योर, जो विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बीम ऑफ लाइट मेड ऑफ fall on refracting surface of a prism break down or splits into its constituent 7 colors Vibgyor, and this phenomenon is known as dispersion of light। अगर इसका रिवर्स कर देंगे, इसमें एक और प्रिज्म यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या होगा, चलिए बताइए आप में से किसी को याद है तो। मैं तो आगे बताने ही वाला हूँ, अगर किसी को याद है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है बच्चों, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। हाउ यू विल यूज टू आइडेंटिकल क्लास प्रिज्म सो दैट ए नैरो beam of white light incident on one prism emerge out of the second prism as white light। draw and label the ray diagram। तो ये डायग्राम ये देखिए, पहला प्रिज्म है अपराइट है और दूसरा प्रिज्म है डाउनवर्ड। तो यहां से व्हाइट लाइट है, ये डिस्पर्शन हुआ। उस डिस्पर्शन को हमने फिर से प्रिज्म के थ्रू, इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू, डाउन प्रिज्म के थ्रू जब पास करवाया तो अगेन यहां पे डाइवर्जन हुआ था बच्चों। रेज का, लाइट रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिटिंग हुई थी, डाइवर्जन हुआ था, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ये कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्ज कर जाती है ये सारी लाइट रेज एंड ए सिंगल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, व्हाइट लाइट डिस्पर्शन हुआ, ग्लास प्रिज्म 2 यूज किया इन्वर्टेड फॉर्म में, तो रिकॉम्बिनेशन होकर वापस से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। तो रिवर्स ऑफ डिस्पर्शन इज दिस व्हाइट लाइट। और इसी को न्यूटन ने एक डिस्क की हेल्प से शो किया। उसने क्या किया, उसने एक कार्डबोर्ड पर 7 कलर्स ले लिए और उसको हाई स्पीड पर जब रोटेट करवाया तो व्हाइट लाइट ऑब्टेन हुई और उस डिस्क को कहा गया बच्चों न्यूटन्स डिस्क। याद रहेगा आपको। तो न्यूटन डिस्क जस्ट रिवर्स है डिस्पर्शन का। डिस्पर्शन में क्या था, हमने व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन जब इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को मिला दिया जाए, उनका रिकॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो उससे दोबारा से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। और जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया न्यूटन ने कि सातों के सातों कलर जो थे विबग्योर के, उनको एक कार्डबोर्ड पर मार्क करके इस तरह से और उसको हाई स्पीड में रोटेट करवाया, और उसकी वजह से जब उसको ऑब्जर्व किया गया, हम उसको देखते हैं तो क्या फील होता है, व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर इज ऑब्जर्व विच इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जिसको हम डिस्पर्शन कह रहे हैं एंड न्यूटन्स डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वही तो सॉरी वही है कि न्यूटन डिस्क ने सबसे पहले ग्लास प्रिज्म को यूज़ किया था टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, और सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म रख के उसको पास कर दिया जिससे कि हमें सिंगल बीम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस हुई। उसी का जस्ट रिवर्सल है। इज इट क्लियर? तो ये आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं उसके हिसाब से दिया हुआ है, और ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ड्रॉ करना है रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, है ना सॉरी सेम मीडियम में, कि यहाँ से आई लाइट रे, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस चली जाती है। क्लियर? तो इसको हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन।
यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ऑल दैट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू द सरफेस वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, चाहे वो ग्लास प्रिज्म की बात करें, चाहे हम ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो लाइट रे आ रही है जो इस सरफेस पे, चाहे वो प्रिज्म है चाहे वो रेक्टेंगुलर स्लैब है, वहां पे स्ट्राइक कर रही है, वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कहलाती है इंसिडेंट रे। ठीक है, और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे ये होगी आई, और इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? ये वाला। अब स्ट्राइकिंग के बाद दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करती है तो वहां से जब निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे? इमरजेंट रे। तो ये क्या हो गई? इमरजेंट रे। ठीक, एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो पीई यहां पर क्या है बच्चों? पीई इज इंसिडेंट रे, क्लियर। और एफ एस क्या है यहाँ पे? इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे पूछा गया आपसे, इमरजेंट रे पूछा गया। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ये वाला एंगल डी, यहां से ये वाला एंगल डी इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, स्लैब के केस में भी आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ग्लास स्लैब के केस में भी यही होता है ना, कि जब एयर से ग्लास में जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे बैंड होती है, उल्टा होगा तो भी लाइट रे बैंड होगी। तो यही तो बेसिक डिफरेंस है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होंगे, मीडियम वन ये हो गया एयर हो गया, ग्लास यहाँ पे मीडियम टू हो गया। क्लियर, याद रहेगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। सबसे पहले एक बार मैं फंक्शन बता देता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। चलिए, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट जो व्हाइट बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? कॉर्निया कहलाएगा। ठीक है, फ्रंट सरफेस है, रिफ्रैक्ट कर देगा लाइट रेज को जो एंटर करेंगी आप ह्यूमन आईज में। यहाँ पे जो लेंस होगा उसके सेंटर में जो स्ट्रक्चर होती है, जो पिगमेंटेड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज आइरिस। ये क्या करेगा? ये अपर्चर की तरह काम करेगा। इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द ह्यूमन आई, या जो रेटिना तक पहुंचेगी। एंड थर्ड इज प्यूपिल, जो ब्लैक पार्ट होता है, ब्लैक आपने देखा होगा अगर आई को ऑब्जर्व करेंगे तो सेंटर में एक ब्लैक होल दिखाई देता है आइरिस के, वो क्या कहलाता है? प्यूपिल। ठीक है, एंड इट अलाउज लाइट टुवर्ड द रेटिना। क्लियर टू एवरीवन? देखिए अब आपको डायग्राम देखकर और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या था? ये कॉर्निया था, वाइट पार्ट जो सबसे बाहर है। उसके बाद क्या था? आइरिस था, और तीसरा पार्ट क्या था? ये ब्लैक वाला पार्ट, दैट इज प्यूपिल। तो कॉर्निया क्या करता है? रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट हाईली सक्सेसफुल है बच्चों। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके दो रीज़न है। देखो, एक तो ये एवेस्कुलर पार्ट, एवेस्कुलर का मतलब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, नो ब्लड सप्लाई। और दूसरा क्या होता है इसके बारे में स्पेशल क्या है? इट इज द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो डायरेक्टली ऑक्सीजन लेता है एटमॉस्फेयर से। याद रहेगा? लेंस 1 मार्क में आ सकता है। क्या करता है? फोकस करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज को ऑन द रेटिना। आइरिस डायफ्राम है, साइज जो प्यूपिल का है उसको रेगुलेट करता है। प्यूपिल विंडो है आई की जो अपर्चर की तरह काम करके और उसको अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगा। बाकी अगर पार्ट्स की बात करें, सिलरी मसल्स जो है वो लेंस को प्रॉपर प्लेस में रखने का काम करती हैं। ये सिलरी बॉडी है और इसकी जो मसल्स हैं दे आर सिलरी मसल्स, दे कीप द लेंस इन द पोजीशन, और जो लेंस का कर्वेचर है उसको चेंज करते रहते हैं, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। दिस इज द पार्ट, ये जो पीछे वाला पूरा हिस्सा है, दिस इज नोन एज रेटिना ऑफ द आई। बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन है जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड और कोन सेल्स जो हमें लाइट और डार्क विजन में हेल्प करते हैं, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, जो फिर हम सीधा करके देखते हैं। कौन दिखाता है? रेटिना दिखाता है। ऑप्टिक नाउ कनेक्टेड टू ब्रेन। ऑप्टिक का मतलब ही है रिलेटेड टू विजन। तो जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, वो ब्रेन को पहुंचाने का काम करती हैं। जहां से ऑप्टिक नर्व अराइज होती है वो पार्ट इनसेंसिटिव होता है लाइट के लिए, वहां पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती बच्चों, एंड दैट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट अपोजिट यहाँ पे रेटिना के सेंटर में हम कह सकते हैं एक तरह से एक एरिया होता है जहाँ पे ब्राइटेस्ट इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको कहेंगे येलो स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनेगी, येलो स्पॉट पे ब्राइटेस्ट इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आई। अलग अलग पार्ट भी आ सकते हैं, डायग्राम आ सकता है, आपको लेबल करवाया जा सकता है, डिफरेंट पार्ट के फंक्शन पूछ सकते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन आता है आपको बेटा उसी हिसाब से मॉडिफाई करके आंसर देना है। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड, जो कि लगभग 3 मीटर दूर है उससे, मीन्स लगभग आप कह सकते हैं 10 फीट। ठीक है। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन, स्टेट द पॉसिबल कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो बात हो गई, ये केस है मायोपिया का। मायोपिया क्या होता है? चलिए बताइए, मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है? मैं क्वेश्चन के हिसाब से पहले चलता हूं। तो डिफेक्ट हो गया मायोपिया, कॉजेज बताने हैं। पॉसिबल कॉजेज कैन बी नंबर 1 एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड सेकेंडली इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये 2 पॉसिबल कॉजेज हैं मायोपिया की। ठीक है ना। तो उसका जो फार पॉइंट है इन्फिनिटी से पास आ जाता है, तो जो दूर का ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, उसकी जो इमेज है रेटिना के सामने बन जाती है, रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना से पहले बन जाती है। और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस को यूज करके, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, सुटेबल पावर, जिससे कि जो इमेज है वो वापस से रेटिना पे बन जाएगी एंड दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, मायोपिया है, डिफेक्ट आपको पता है। तो इसमें पास के ऑब्जेक्ट तो दिखते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, क्योंकि फार पॉइंट आ गया पास में, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ये रेटिना है। अब क्या किया जाएगा? करेक्शन करके यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया? कॉनकेव लेंस लगा दिया। ठीक, कॉनकेव लेंस लगाने से आप देख रहे हो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा था वो अब रेटिना पे हो रहा है। अब इसके रीजंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का और इलोंगेशन हो जाता है आई बॉल का, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट कॉमनली अराइज होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए आई में आपको आई के डिफेक्ट्स, तीनों के तीनों डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये तीनों के तीनों याद हो, स्ट्रक्चर ऑफ आई याद हो। ठीक है, उसके अलावा प्रिज्म के केसेस आपको याद हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों को बड़ा सा टिपिकल सा लगता है, बड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग सा लगता है, लेकिन अब आप कहेंगे सर ये इतना ईजी था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तो हम 95 क्या शायद 99 या 100 स्कोर कर लेंगे, क्योंकि बेटा 3 या 4 चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस में जो आपको परेशान कर सकते हैं। एक है बच्चों को जो प्रॉब्लम करता है लाइफ प्रोसेस है ना, उसके अलावा कार्बन एंड कंपाउंड है, और तीसरा है लाइट। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो ट्रिकी है, टिपिकल है, तो आप एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब लाइट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगेन मैंने बेटा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हाईली रिपीटेटिव हैं, हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में मिलेंगे, कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वहां पे स्ट्राइक करने के बाद लाइट रे उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन लाइज इन द, नॉर्मल टू इट लाइज इन द सेम प्लेन। ये तो पहला लॉ हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिस एंगल से उस हिट कर रही है ऑब्जेक्ट को, सरफेस को, उसी एंगल से वो बाउंस बैक करके चली जाएगी। तो एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल से वो स्ट्राइक करके गई, एंगल आई बिकम इक्वल टू एंगल आर। ठीक, तो यही दोनों लॉ है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस all lies in the same plane and angle of incidence is always equal to angle of reflection. Is it clear to everyone? अब कुछ फीचर्स बताता हूँ जो प्लेन मिरर की इमेज के होते हैं। हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज की फॉर्मेशन होगी, बट लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। और जितना आगे आप रहेंगे, जितना पीछे आप जाएंगे, मतलब सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपने फील किया भी होगा, आप मिरर के सामने होते हो, आगे आते हो तो इमेज आगे हो जाती है, पीछे जाते हो तो इमेज पीछे चले जाती है। ऑब्जर्व किया आपने कभी ऐसा? बिल्कुल किया होगा, आपने नोटिस नहीं किया होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर दिस एंड दिस। 1.5 है और 1.33 है। तो इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर, रेशियो निकालनी है दोनों मीडियम में। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बताइए
कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो कितना बेंड हो रही है, वो बेंडिंग का जो अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब एक तरह से कंपैरिजन ही हो गया, है ना। रिलेटिव क्या है कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, दिस इज M1, दिस इज M2, ठीक है। तो उन दोनों की जो रेशियो है, उन दोनों मीडियम में जो लाइट की जो स्पीड है उसकी जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये 2-1 क्या है, 2-1 का मतलब है बेटा 1 से 2 में, 1 से 2 में एंटर कर रही है, 1 से 2 में, और उल्टा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो यहाँ पे क्या पूछा था, मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जिसका पूछा जाएगा, जिसके कंपैरिजन में पूछा जाएगा, तो जिसका पूछा जाएगा वो पहले आएगा, जिस मीडियम का पूछा जाए के साथ कंपैरिजन किया जाएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और यहाँ पे उल्टा हो गया, देखिए v क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में, जैसे स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या आता है, 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। मैंने पावर नहीं लगाई है, आपको बतानी है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में मीडियम में स्पीड क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, मीडियम क्या आपको दी हुई होगी, तो उन दोनों का कंपैरिजन आप निकाल सकते हैं, यस और नो। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, वाटर का 1.33 था, तो दोनों की रेशियो आई तो 1.127। क्लियर क्लियर। तो ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर और वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, दोनों केस कर लिए हमने। अब यहां पर देखिए कौन सा कम है, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो लाइट विल ट्रेवल फास्टर इन वाटर, जो डेंसर जो रेयर मीडियम था उसमें ज़्यादा फास्टली ट्रेवल करेगी एज कम्पेयर टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है बच्चों, याद आएगा आपको। बेटा जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगता है ना, अब अगर इस स्टेज पे अगर आप आके अपने कंफ्यूजन अपने डाउट्स कैरी करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। देखिए इसको किससे लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ठीक है। और बन रही है कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज फॉर्मेशन कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और डिस्टेंस कितनी है 60, ये हो गया 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो नेचर बताना है मिरर का, फोकल लेंथ निकालनी है, हाइट फ्लेम की क्या है 2.4 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट निकालनी है, मतलब एक तरह से मैग्निफिकेशन ही होता है वो, एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 1/f होता है 1/v + 1/u। इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये मैंने बताया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस भी होती है, f हो गया आपका फोकल लेंथ, ठीक है। क्लियर। चलिए अब मैग्निफिकेशन मैंने क्या बताया, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमें दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालनी है, तो u इज 30 ऑब्जेक्ट, ये इमेज, f निकल गया हमारा 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो कॉनकेव मिरर होता है ना। अब जो इमेज फॉर्मेशन है स्क्रीन पर हो रही है, तो स्क्रीन पे तो रियल और इन्वर्टेड होगी, और रेशो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे निकालेंगे आप, ठीक है ना। और H2/H1, तो हमारे पास V है, हमारे पास U है, हमारे पास H दिया हुआ है, या H1 आप इसको कह सकते हो, इसको H2 कह सकते हो आप, तो H2 निकाल लोगे आप, ठीक है ना। -V/U इंटू H1, 60/30 इंटू क्या है H1, जो भी दिया हुआ था वहां से आपका वैल्यू आ जाएगा H2 का। क्लियर टू एवरीवन। चलिए बच्चे चलते हैं, आपको रे डायग्राम बनाना है, पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केसेस हैं भैया, कॉनकेव लेंस है सबसे पहले तो, ठीक है, कॉनकेव लेंस हमने ले लिया। लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरा क्या है, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो ये मैंने पहला केस, सॉरी सेकंड केस पहला लिया है, ऑप्टिकल सेंटर वाला, पासिंग थ्रू द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, सॉरी लेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जब ये पास हो रहा है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है ना बेटा, सीधी चली जाएगी लाइट, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। और पैरेलल होगी तो क्या होगा,
वो स्ट्राइक करके वापस आएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव लेंस से डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो ये 3 केसेस हैं, बड़े सिंपल से केसेस है, बहुत ज़्यादा इनमें आपको कुछ करना नहीं होता। सिंपल से आपको रे डायग्राम बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। कि स्ट्राइकिंग पे क्या हुआ, फोकस में से चले गई तो क्या, ऑप्टिकल सेंटर में से गई तो क्या होगा, स्ट्रेट निकल गई, और यहाँ पे बाउंस बैक होगी, पैरेलल होगी। अगेन न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस है, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दी हुई है, लेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालनी है आपको, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इस केस में, और रे डायग्राम बनाना है टू जस्टिफाई योर आंसर। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ओके, ये 60 नहीं 50 है बेटा, 50 है, ठीक है। एफ दिया हुआ है आपको, तो आपको फॉर्मूला पता है, लेंस फॉर्मूला 1/f=1 v - 1/u, ठीक। तो u आपके पास है, f आपके पास है, तो v आप निकाल सकते हैं, इजी है। तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो प्लीज़ बता दीजिए एक बार, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, ठीक। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी इस केस में। तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, कॉनकेव लेंस है इसलिए वर्चुअल होगी, है ना। इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, स्मॉलर साइज की होगी, डिमिनिश्ड होगी, और डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये, ठीक है। तो ये 4 फीचर्स आपको बताने थे। क्लियर टू एवरीवन। एक और हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन देखिए 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 देखिए, एक रे डायग्राम आपको बनाना है जब रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, एंड पाथ बताना है आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ईच केस। ये रहा, कुछ नहीं करना, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स, कौन आप समझ सकते हो, अंदर की तरफ होगा तो कॉनकेव कहते हैं ना, कौन है, CON, कौन, हिंदी का कौन, तो कॉनकेव का मतलब अंदर की साइड, कॉन्वेक्स का मतलब बाहर की साइड। तो आप इस तरह से रे डायग्राम बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपके लिए कंसिडर किया है इसको। अब बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताता हूँ, मैं पहले ही बता रहा था आपको, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सारे के सारे लेबल पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसमें आपको पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा ये क्या है, या इसका फंक्शन पूछ लेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। हमारा प्यूपिल कैसे काम करता है, जब ब्राइट लाइट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कम लाइट एंटर करेगी आई में, जब डिम लाइट होगी तो एक्सपेंड करेगा, तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगी, है ना। जब आपने फील किया होगा, जब एकदम से कई बार आप रोशनी से एकदम अंधेरे कमरे में आते हो तो क्या होता है, आप मूवी देखने जाते हो तो क्या होता है, वही बेसिक प्रिंसिपल है इसके पीछे, है ना, याद रह जाएगा आपको। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है आई का, पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि आई हमारे लेंस की फोकल लेंथ को किस तरह से एडजस्ट करती है, वो क्या कहलाती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। और इसके लिए सिलरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा। वो रिलैक्स करेंगी तो लेंस थिन हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लेंस थिक हो जाएगा, जब लेंस थिक होगा तो उसकी फोकल लेंथ घट जाएगी, जिससे हम पास के ऑब्जेक्ट देख पाएंगे, जब लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो हम दूर के ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। तो जो सिलरी मसल्स का रिलैक्सेशन है वो हमें दूर के ऑब्जेक्ट दूर के ऑब्जेक्ट हैं, फार ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देखने में मदद करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हम नियर ऑब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई डिफेक्ट्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मायोपिया हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। उसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया है, कि पास की चीज़ें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता है, ये देखिए बिहाइंड द रेटिना। तो इसके लिए क्या करेंगे, वहाँ कॉनकेव लेंस यूज़ किया था, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, ठीक। इसके 2 पॉसिबल कॉजेज क्या है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है और आई बॉल छोटी हो जाती है, जस्ट उल्टा उसका उल्टा कर देना है। और उसके अलावा ये तीसरा डिफेक्ट प्रेस बायोपिया, कि जब एज बढ़ती जाती है धीरे धीरे एडवांसिंग एज के साथ, जब पावर ऑफ अकोमोडेशन वो डिक्रीज हो जाती है और नियर पॉइंट घट जाएगा, उस कंडीशन को कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो इस कंडीशन में मायोपिया भी हो सकता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है बच्चों, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि वीकनिंग हो रही है सिलरी मसल्स की, तो फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की डिक्रीज हो गई। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बाइफोकल लेंस यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा ना कि ऊपर अलग से होता है, नीचे इस तरह से एक डॉट बना होता है। आजकल तो खैर प्रोग्रेसिव लेंसेज आने लगे हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि ये बाइफोकल लेंस है, प्रोग्रेसिव लेंसेज आते हैं ना आजकल, मैं भी यूज़ करता हूँ प्रोग्रेसिव। आप में से कितनों के स्पेक्टेकल्स आप यूज़ करते हो, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रेनबो फॉर्मेशन, कि जो नेचुरल स्पेक्ट्रम है लाइट, सनलाइट के डिस्पर्शन का, जब वो रेन ड्रॉप में दिखता है तो वो क्या कहलाएगा, रेनबो, ठीक है। क्योंकि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं बच्चों, स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और अभी हमने देखा था जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे गिरती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो वाटर के जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म की तरह काम कर रही हैं, तो वहाँ पे होगा
डिस्पर्शन और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो सातों के सातों कलर दिखाई देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि मिरर, देखिए कोन का मतलब मैंने कहा ना अंदर की तरफ हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या बाहर की तरफ हो, तो कोन अंदर की तरफ, कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ। साइन कन्वेंशन भी देख लीजिए, कॉनकेव में नेगेटिव होंगे सारी की सारी चीज़ें, कॉन्वेक्स में सिर्फ डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। याद रहेगा आपको? तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस की मैंने आपके लिए समराइज किया एक ही पॉइंट पे। देखिए इन्फिनिटी है तो एफ पे, उल्टा एफ पे है तो इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी बिटवीन एफ एंड सी, एट सी सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको दो केसेस याद रखने हैं, तीसरा तो सेम ही है। हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, सिर्फ एक केस ऐसा है जब वर्चुअल और इमेज फॉर्मेशन होगी। अब देखिए इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, हाईली डिमिनिश सेम साइज, एनलार्ज हाईली एनलार्ज्ड। तो इस तरह से भी आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, लाइट की बीम, रे, जो भी आप कहना चाहो, तो उसकी बेंडिंग जो होती है वो कहलाती है रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है अलग अलग मीडियम में। और ये मैंने आपके लिए छोड़ा था, आप में से देखते हैं बाद में कितना ने कमेंट सेक्शन में लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ठीक है। बेंडिंग को पेंसिल आप देखते हो वाटर के ग्लास में, जब पेंसिल आप डालते हो तो बैंड दिखाई देती है, वो यही रीज़न है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी और डेंसर से रेयर में जाएगी, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रहेगा? ये ग्लास स्लैब का ऑलरेडी मैं केस आपको बता चुका हूं, ये टुवार्ड्स नॉर्मल जब रेयर से डेंसर में जाती है। ये सिंपल सी बेसिक चीज़ों के ही न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये क्या ही पूछ लिया, क्या ही आ गया बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेसिक्स पे अगर काम करेंगे तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, ठीक है ना तो ये तो कि दोनों चैप्टर थे, आई और लाइट, क्योंकि दोनों रिलेटेड है मैंने इसलिए दोनों एक साथ लिए। तो आपका 50% फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब दो चैप्टर बचते हैं आपके, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो काम हो जाएगा हमारा डे 6 का, डे 6 का वो काम है हमारा। बेटा कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको बताना ही है। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने ही देने हैं। वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके उनको भी क्या देना है, 7 डे चैलेंज देना है। वो प्लेज लें कि हम रेडी हैं तैयार हम, और 95+, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल वीडियो देखनी है इन्हीं टॉपिक्स की तो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन फिर भी रहता है, वैसे तो अब तक ये चीज़ें जितना डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है, वो उसके बाद कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं डे 6 में। दोनों चैप्टर कौन से हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून।